नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी क्लास 7 जल या वाटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा होगा जल चक्कर। जो जल चक्कर होता है वो किसे कहते हैं? तो सूर्य के ताप के कारण हमारा जो पानी होता है समुद्रों और महासागरों का, वो वाष्पित होकर ऊपर चला जाता है और वो ठंडा होने पे क्या होता है, संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। और वहाँ से फिर क्या करता है, वो बादलों का जब रूप लेता है तो छोटे छोटे महीन कण होते हैं पानी के, जैसे वो ठंडा होता जाता है तो एक दूसरे से कण मिलने शुरू हो जाते हैं, तो वर्षा या फिर वो जम जाता है तो ओलावृष्टि के रूप में वापस हमारी धरती पे आ जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? जल चक्कर कहते हैं। और ये हमेशा चलता रहता है क्योंकि हमेशा हमारा सूर्य जो है निकलता है, उसकी ताप के कारण हमेशा पानी वाष्पित होकर उड़ता रहता है और वो वापस जमीन पे आता रहता है वर्षा के रूप में या ओलावृष्टि के रूप में। जब बारिश होती है तो मैदानी भागों से या पर्वतों पे होती है तो वो पानी वापस नदियों या नालों के थ्रू वापस समुद्र में पहुंच जाता है और समुद्र से फिर वो वाष्पित होकर वापस ऊपर चला जाता है। तो ये हमेशा साल भर ये प्रोसेस इनका चलता रहता है, तो इसी को हम जल चक्कर कहते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जल चक्कर का डायग्राम है ये, कि आपको पर्वत दिखाई दे रहे होंगे, आपको मैदान दिखाई दे रहे होंगे, समुद्री जल दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ से जब ऊपर अपना सूर्य है तो जैसे ही सूर्य की गर्मी पड़ती है तो पानी जो है भाप बनकर ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है और ऊपर जाकर वो ठंडा होकर क्या करता है, बादलों का रूप ले लेता है। और वापस फिर जब वो बारिश होती है तो कहाँ होगी हमारी, या तो पर्वतों पे होगी या मैदानी भागों में होगी या समुद्र में होगी। तो वापस वो पानी हमारा नीचे आ जाता है। समुद्र में आया तो पानी का वहीं रह जाता है। अगर पर्वतों या मैदानी भागों में बारिश होती है तो वो पानी क्या करता है, नदी या नालों के थ्रू वापस समुद्र में जाके मिल जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जल चक्कर कहते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट होगा जल के मुख्य स्रोत। तो जल के हमारे मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? हमारी नदी हो गए, झरने हो गए, हमारे महासागर, समुंदर, ये ताल या स्रोते, हिमनद हो गए हमारे, ये सब हमारे क्या होते हैं? जल के मुख्य स्रोत होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो महासागरों और समुद्रों का जो पानी होता है वो क्या होता है, हमारा नमकीन पानी होता है, जिसको पीने के योग में हमें नहीं ला सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। और उसी पानी से हमारा सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है वो बनता है। और सोडियम क्लोराइड के नमक का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? खाने के लिए उपयोग करते हैं। और लवणता की मात्रा कितनी होती है? जो लवणीय पानी होता है उसमें 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। और सबसे ज़्यादा अगर हम लवणता की बात करें तो इजराइल का मृत सागर है, उसमें 45 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा लवणता कौन से सागर में या महासागर में पाई जाती है, तो वो है इजराइल का मृत सागर। उसमें कितनी पाई जाती है? 45 भाग प्रति 1000। और एलवन जल जो है हमारा, जो हमारे पीने के लिए काम आता है, वो कहाँ पे मिलता है? हमारा नदियों में, तालों में, सोतों में या फिर हिमनदों में। यहाँ पे जो हमारा पानी मिलता है वो हमारे पीने योग्य काम आता है। लेकिन महासागरों का और समुद्रों का जो पानी है वो पीने योग्य काम नहीं आता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा खारा होता है कि हम उसको पी नहीं पाते। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा महाद्वीप भी दे रखे हैं, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। तो यहाँ पे आपको क्या, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है कि आपके जो पानी के मुख्य स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका दक्षिण अमेरिका में जो है अमेजन नदी आपको दिखाई दे रही होगी। उसके बाद में जो हमारा उत्तर अमेरिका है उसमें आप ये झीलें देख पा रहे होंगे, साल्ट लेक झील भी देख पा रहे होंगे। फिर हमारा प्रशांत महासागर है, या फिर दक्षिण अंटार्कटिक महासागर हमारा हो गया, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर हो गया। फिर एशिया में हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी होगी, गंगा नदी हो गई, ये सब, नील नदी है ये हमारी, जो अफ्रीका में पड़ती है, विक्टोरिया झील हो गई। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं? ये पानी के हमारे स्रोत होते हैं। और भूमि पर पानी आपको पता है कितना पाया जाता है, उसी की वजह से भूमि पे पानी होने की वजह से उसको नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, पानी की जो दिक्कत है
हमारे सामने आपने देखा है, पब्लिक के सामने बनी रहती है, क्योंकि पीने के लिए पानी जो है लोगों के सामने हमेशा से समस्या बनी रही है कि पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, जबकि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है पानी की वजह से। तो देखेंगे उसका रीज़न क्या रहेगा, क्योंकि अलवणीय पानी है उसकी मात्रा बहुत कम है, और लवणीय जो पानी है जो पीने योग्य काम नहीं आता है उसकी मात्रा हमारी धरती के ऊपर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा पानी हमारे पास कितना है। तो महासागरों का जो लवणीय पानी है हमारा कितना है, 97.3%, जो पीने योग्य काम आता ही नहीं है। फिर बर्फ छत्रक हमारे हैं सिर्फ 0.20%, 2.0% हमारे बर्फ छत्रक हैं। भूमिगत जल हमारा कितना, जो हम जमीन से ट्यूबवेल के जरूर निकालते हैं, मोटरों के थ्रू निकालते हैं, वो कितना हमारा 0.68%। और झीलों का जो एलवन जल है जो हमारे पीने योग्य काम आता है उसकी मात्रा कितनी है, 0.009%। उसके बाद में स्थलीय समुद्र नमकीन झीलें जो हमारी, उसका परसेंटेज कितना रहेगा पानी का, तो 0.009%। वायुमंडल में हमारा जो पानी है यानी कि जो वाष्पित होकर उड़ जाता है उसकी मात्रा कितनी मानी जाती है, 0.0019%। और नदियों का हमारा पानी सिर्फ और सिर्फ 0.0001% है। तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है हमारी धरती के ऊपर वो लवणीय पानी की पाई जाती है। एलवन जल बहुत कम है जो हमारे पीने योग्य काम आता है या हमारे घरेलू कामों में जो आता है, उस पानी की मात्रा कम होने के कारण ये समस्या हमेशा हमारे सामने बनी रहती है कि इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। और विश्व जल दिवस हमारा जो कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। आप भी अपने आस पड़ोस में अपने घर पे ध्यान रखें कि पानी को वेस्ट ना करें। ऐसा ना हो कि हमारी जो आज की जो गलतियां होंगी वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करके रख दें, क्योंकि आज हम पानी वेस्ट करेंगे तो कल को हमारे जो पीढ़ियां आगे आएंगी उनको परेशानी झेलनी पड़ेगी। वो हमेशा गालियां देते रहेंगे कि हमारे माँ बाप दादा दादी हमारे लिए पानी तक नहीं छोड़ के गए। तो ऐसा ना हो, जितना पानी हो उतना यूज करें। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे महासागरों की गति। महासागरों की गति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो पानी होता है वो कभी भी एक जगह नहीं रहता है, वो हमेशा गति करता रहता है। कभी वो तेज बहाव के साथ गति करता है तो कभी वो धीरे गति करता है। और महासागरों की जो गतियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो वो 3 प्रकार की होती हैं, तरंगे, एक ज्वार भाटा और एक धाराएं। ये 3 प्रकार की गतियां हम महासागरों में देख सकते हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा रहेगा तरंगे या सुनामी। तो सुनामी हमारा जो है वो जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पोताश्रय तरंगे। जो सुनामी है उसको क्या कहते हैं हम, पोताश्रय तरंगे भी कह सकते हैं, क्योंकि सुनामी जब आती है तो क्या होता है, पोताश्रय जो तरंगे होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी के कारण बहुत ज़्यादा जान और माल की हानि हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, हिंद महासागर के कुछ द्वीप तक पूरी तरह से उस सुनामी के अंदर डूब गए थे। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर वो रहा होगा, कितना विनाश उसने किया होगा। उसके बाद हम देखेंगे तो हमारा जो भारतीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे पड़ता है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वो भी हमारा पूरी तरह से डूब गया था उस सुनामी के दौरान। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट होगा कि पहले से हम भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि पहले जो भूकंप होता है भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी सुनामी के संकेत जो होते हैं हमारे, वो आपको पता है कि सुनामी हमेशा समुद्र में उठती है और वो पता लग जाता है, अगर पानी का बहाव और उन सब चीज़ों से हम पता कर सकते हैं। तो सुनामी के संकेत हमें 3 या 4 घंटे पहले आराम से मिल सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रशांत महासागर में है। लेकिन हिंद महासागर हमारा ऐसा है कि हिंद महासागर के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे हमें पता लग जाए कि सुनामी आने वाली है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा ज्वार भाटा कैसे आता है। तो ज्वार भाटा कैसे आता हमारा, जब सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसके कारण हमारा क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर
ज्वार भाटा आते हैं। किसकी वजह से? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। और उसके बाद में हम देखेंगे कि ज्वार किसे कहते हैं। तो ज्वार किसे कहते हैं? जो महासागरों और समुद्रों का जल है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा उठकर और तटों के बड़े हिस्सों को डुबो देता है। जो तट होते हैं सागरों महासागरों, जो किनारे होते हैं उनको डुबो देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि भाटा किसे कहते हैं। तो भाटा किसे कहेंगे? जब जल जो होता है हमारा समुद्र और महासागरों का वो बहुत नीचे स्तर पर होता है और जो पानी तटों के पास गया था वो वापिस आ जाता है, तो उसको हम भाटा कहते हैं। और ये ज्वार भाटा की जो प्रक्रिया है ये हमेशा चलती रहती है और दिन में कम से कम 2 बार समुद्रों और महासागरों में ये प्रक्रिया होती रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे वरित ज्वार किसे कहते हैं। तो वरित ज्वार किसे कहते हैं? जब हमारा जो सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है, ये जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा ऊंचे ज्वार उठते हैं। पानी की जो ऊंचाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम। उस ज्वार को हम क्या कहते हैं? वरित ज्वार कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और उसी समय हमारे वरित ज्वार आते हैं। तो वरित ज्वार मोस्टली कब आते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में, क्योंकि वरित ज्वार तभी आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और ये तीनों एक सीध में होते हैं पूर्णिमा और अमावस्या पे। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे ऊर्ज ज्वार कैसे आते हैं। तो ऊर्ज ज्वार कैसे आते हैं? जब हमारी पृथ्वी का जो जल है चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? जल अभिकर्षित हो जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसकी वजह से, और वही कारण रहता है कि जो ऊर्ज ज्वार होते हैं वो आते हैं। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तब क्या होता है? ये सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाता है। तब पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। उस समय में क्या होता है? जब ये समकोण बनाते हैं तो पृथ्वी एवं सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो विपरीत दिशाओं से समुद्रों और महासागरों पर पड़ता है और उससे क्या होता है? निम्न ज्वार भाटा आते हैं। निम्न ज्वार भाटा कौन से होते हैं? जिनमें पानी का स्तर कम होता है। ऐसे ज्वार को हम क्या कह सकते हैं? लघु ज्वार भाटा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लघु ज्वार भाटा भी कह सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा जो ऊर्ज ज्वार होते हैं उनके क्या फायदे होते हैं। तो ऊर्ज ज्वारों से जो हम नाव चलाते हैं, जो लोग समुद्रों में और महासागरों में जो नाव चलाते हैं उनके लिए आसान हो जाता है। जल का जो स्तर है वो तटों की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारी जो समुद्री जहाजें होते हैं वो बंदरगाह तक पहुंचने का उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में पानी जो है वो तटों के बिल्कुल पास आ जाता है। और ऊर्ज ज्वार को मछली पकड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक माना गया है, क्योंकि मछुआरों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है जब वो मछलियाँ पकड़ते हैं। क्योंकि ऊर्ज ज्वार जो हमारे आते हैं उसके कारण क्या होता है? जो पानी होता है वो तटों के पास आता है, तो उसके पानी के साथ साथ मछलियाँ भी जो होती हैं वो क्या करती हैं? पानी के बहाव के साथ तटों के पास आ जाती हैं और उनको मछुआरे जो है बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। मोस्टली क्या होता है? जो हमारा ज्वार भाटा से आते हैं, जब हमें तटों तक पानी आता है तो उस पानी का प्रयोग किस में भी किया जाता है? बिजली उत्पादन में भी उस पानी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कि शीत जलधाराएं हमारी होती हैं और गर्म जलधाराएं होती हैं, वो कौन सी हैं? तो लैब्राडोर जो हमारी धाराएं हैं, जो महासागरीय धाराएं हैं, उसको हम क्या कहते हैं? शीत जलधाराएं होती हैं। क्या कहते हैं हम उसको? शीत जलधाराएं कहते हैं। कौन सी? लैब्राडोर महासागरीय जो धाराएं होती हैं। उसके बाद में अगर अब से गर्म जलधाराएं पूछी जाए तो कौन सी होती हैं? गल्फ स्ट्रीम। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम जो हमारी धाराएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? गर्म जलधारा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा कि सबसे अच्छा जो स्थान है, सबसे अच्छा जो टाइम है वो कौन सा माना गया मत्स्य पालन के लिए?
तो जहाँ पे सागर और महासागरों का जिस स्थान पर गर्म और जो ठंडी सी धाराएं हमारी होती हैं, जो जल धाराएं हमारी होती हैं, जहाँ पे वो मिलती हैं वहाँ पे मत्स्य पालन सबसे ज़्यादा किया जाता है। और जापान, ये कहाँ पे ज़्यादा किया जाता है? तो जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट, इसके अच्छे एग्जाम्पल है जहाँ पे जो गर्म जल धाराएं हैं और शीत जल धाराएं आपस में मिलती है और वहाँ पे अच्छी मात्रा में मत्स्य पालन किया जाता है। तो वो है जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट। लेकिन कई बार क्या होता है कि इनसे वहाँ पे जो हमारी ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं मिलती है, तो इनसे क्या होता है, पानी वाष्प बन के उड़ना शुरू हो जाता है, तो वो कोहरे का रूप ले लेता है। इससे क्या होता है, जो समुद्रों महासागरों में जो होते हैं, जो नौ का संचालन करने वाले लोग होते हैं, जो नाव चलाने वाले लोग होते हैं, उनके लिए थोड़ी परेशानी जरूर हो जाती है। क्योंकि कोहरे के मौसम में देखा आपने, ट्रैफिक, जब हम कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें इतनी परेशानी होती है सर्दियों के मौसम में कि हमें आगे का अच्छे से साफ नहीं दिख पाता है। तो इसीलिए ये जो नौका संचालन जो करने वाले लोग होते हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी भी ये क्रिएट कर देते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए बाय बाय।